नमस्कार दोस्तों, कहानी कलश में आपका हार्दिक अभिनंदन है। और आज मैं बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये उपन्यास है और बहुत चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास है। ये से लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ और आज से मैं कोशिश करता हूँ कि इसको धारावाहिक रूप में आपके सामने मैं प्रस्तुत करूँ। तो आइए सबसे पहले सुनते हैं बाणभट्ट की आत्मकथा। यह उपन्यास है, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आइए सबसे पहले लेखक परिचय करते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण शुक्ल एकादशी को 1907 ईस्वी में हुआ था। इनकी शिक्षा संस्कृत महाविद्यालय काशी में हुई। 8 नवंबर 1930 को हिंदी शिक्षक के रूप में कार्य आरंभ कर शांति निकेतन में 1950 तक रहे एवं 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी प्राध्यापक और हिंदी विभागाध्यक्ष भी रहे। सन 1960 से 67 में पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी प्राध्यापक और विभागाध्यक्ष। 1967 के बाद पुनः काशी हिंदू विश्वविद्यालय में आए। कुछ दिनों तक वे रेक्टर पद पर भी कार्यरत रहे। द्विवेदी जी की मृत्यु 19 मई 1979 में हुई। बाणभट्ट की आत्मकथा चारू चंद्रलेख, अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, नाथ संप्रदाय, साहित्य सहचर, नाट्य शास्त्र की भारतीय परंपरा और दश रूपक, संदेश रासक, कालिदास की लालित्य योजना, मेघदूत, एक पुरानी कहानी, कबीर, सूर साहित्य, सहज साधना, मध्यकालीन बोध का स्वरूप, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद कला, महामृत्युंजय रविंद्र, ये आलोचनात्मक पुस्तक है, सिख गुरुओं का पुण्य स्मरण, महापुरुषों का स्मरण, अशोक के फूल, कुटज, आलोक पर्व, कल्पलता, विचार प्रवाह, मध्यकालीन धर्म साधना, ये निबंध संग्रह हैं। हिंदी भाषा का बृहत ऐतिहासिक व्याकरण, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ग्रंथावली 12 खंडों में इसमें संपूर्ण रचनाएं समाहित हैं। सम्मान इन्हें जो मिला है, लखनऊ विश्वविद्यालय से सम्मानार्थ डॉक्टर ऑफ लिटरेचर उपाधि 1949 में, पद्म भूषण 1957 में, पश्चिम बंग साहित्य अकादमी का टैगोर पुरस्कार तथा केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार 1973 में इन्हें प्राप्त हुआ है। आगे देखते हैं। अब जिस उपन्यास को मैं सुनाने जा रहा हूँ, बाणभट्ट की आत्मकथा जी, बहुत ही बेजोड़ उपन्यास है। तो इसके उपन्यास के बारे में आलोचकों का क्या कहना है या साहित्य सेवियों का, साहित्य मनुष्यों का क्या कहना है। बाणभट्ट की आत्मकथा अपनी समस्त औपन्यासिक संरचना और भंगिमा में कथा कृति होते हुए भी महाकाव्यात्मक की गरिमा से पूर्ण है। इसमें द्विवेदी जी ने प्राचीन कवि बाण के बिखरे जीवन सूत्रों को बड़ी कलात्मकता से गूंथकर एक ऐसी कथा भूमि निर्मित की है जो जीवन सत्यों से रसमय साक्षात्कार कराती है। बाणभट्ट की आत्मकथा का कथानायक कोरा भावुक कवि नहीं, वरन कर्मनिरत और संघर्षशील जीवन योद्धा है। उसके लिए शरीर केवल भार नहीं, मिट्टी का ढेला नहीं, बल्कि उससे बड़ा है और उसके मन में आर्यावर्त के उद्धार का निमित्त बनने की तीव्र बेचैनी है। अपने को निशेष भाव से दे देने में जीवन की सार्थकता देखने वाली न्योनिया और सब कुछ भूल जाने की साधना में लीन महादेवी भट्टिनी के प्रति उसका प्रेम जब उच्चता का वर्ण कर लेता है तो यही गूंज अंत में रह जाती है। वैराग्य क्या इतनी बड़ी चीज है कि प्रेम देवता को उसकी नयनाग्नि में भस्म करा के ही कवि गौरव का अनुभव करे। सब कुछ त्याग कर
सब कुछ त्याग कर भी सत्य को बचा लिया जाए तो श्रेयस्कर होता है। सत्य के लिए किसी से न डरना, गुरु से भी नहीं, मंत्र से भी नहीं, लोक से भी नहीं, वेद से भी नहीं। आइए अब हम उपन्यास शुरू करते हैं। उपन्यास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि द्विवेदी जी ने भूमिका के रूप में या निवेदन के रूप में क्या लिखा है, उसे मैं आपको सुनाता हूं। निवेदन। आत्मकथा प्रकाशित हो रही है। अनेक मित्रों के आग्रह, अनुरोध और शुभेच्छा का ही यह परिणाम है। आरंभ में कथा विशाल भारत में प्रकाशित होने लगी थी। अगर उस पत्र के यशस्वी सुहृदयवर श्री मोहन सिंह सेंगर ने बार बार बढ़ावा देकर लिखवा न ली होती तो कथा लिखी ही न जाती। विचार था कि समाप्त होने के बाद इस कथा पर एक विस्तृत आलोचना लिखी जाए। समय के अभाव में ऐसा नहीं हो सका। सहृदय पाठकों के लिए यह कर्म छोड़ दिया गया है। एक विशेष अभिप्राय से रविंद्रनाथ की एक कविता का भाव इसमें एक स्थान पर जोड़ दिया गया था। वह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ, पर जोड़ा हुआ अंश जहाँ का तहाँ रह गया। बाण भट्ट और श्री हर्षदेव के ग्रंथ कथा के प्रधान उपजीव्य रहे हैं। इन लोगों के प्रति कैसे कृतज्ञता प्रकट करूं? भाई कमल कुलश्रेष्ठ ने पुस्तक के ठीक ठीक छपने में अमूल्य सहायता पहुंचाई है। अनेक ज्ञात और अज्ञात मित्रों ने नाना भाव से बढ़ावा दिया है। सबके प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। शांति निकेतन के कला भवन के भाई कृपाल सिंह जी ने पुस्तक के प्रच्छंद पट का चित्र तैयार कर दिया। यह चित्र उदयगिरी की बराह मूर्ति के एक फोटो के आधार पर बनाया गया है। भाई कृपाल सिंह उदयमान कलाकारों में हैं। भविष्य में वे अतुल कीर्ति अर्जन करें, यह मेरी प्रार्थना है। ग्वालियर राज्य के पुरातत्व विभाग ने उदयगिरी की बराह मूर्ति का चित्र भी दिया है और उसे पुस्तक में छापने की अनुमति भी दी है। इस कृपा के लिए मैं उक्त संस्था के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी भवन, शांति निकेतन, 29 नवंबर 1946। निवेदन समाप्त। अब आमुख के रूप में कथामुख जिसे कहते हैं, बाण भट्ट की आत्मकथा के प्रकाशित होने के पूर्व उसका थोड़ा इतिहास जान लेना आवश्यक है। मिस कैथराइन ऑस्ट्रिया के एक संभ्रांत ईसाई परिवार की कन्या है। यद्यपि वे अभी तक जीवित हैं, पर उन्होंने एक विचित्र ढंग का वैराग्य ग्रहण किया है और पिछले 5 वर्षों में मुझे उनकी केवल एक ही चिट्ठी मिली है, जो इस लेख से संबद्ध होने के कारण अंत में छाप दी गई है। मिस कैथराइन का भारतीय विद्याओं के प्रति असीम अनुराग था। अपने देश में रहते समय ही उन्होंने संस्कृत और ईसाई हिंदी का अच्छा अभ्यास कर लिया था। 68 वर्ष की उम्र में वे इस देश में आईं और अक्लांत भाव से यहाँ के प्राचीन स्थानों का 8 वर्ष तक लगातार भ्रमण करती रहीं। यहाँ आकर उन्होंने बांग्ला का भी अभ्यास किया था, पर इस भाषा में लिखने की योग्यता उन्हें अब तक नहीं हुई और आगे होने की कोई विशेष संभावना भी नहीं है। मिस कैथराइन को हम लोग दीदी कहते थे। दीदी अर्थात दादी। आगे जब कभी दीदी शब्द का प्रयोग किया जाए तो पाठक उन्हीं से तात्पर्य समझें। बंगला में दादी के साथ मजाक करने का रिवाज है। दीदी इस बात को जानती थी और कभी कभी बड़ा करारा मजाक कर बैठती थी। हम लोगों पर, विशेषकर मेरे ऊपर दीदी का स्नेह नाती के समान ही था। दीदी बहुत भोली थीं। अपनी कष्ट साध्य यात्राओं के बाद जब वे इधर लौटती तो हम लोगों के आनंद का ठिकाना न रहता। नई बात सुनने के लिए या नई चीज़ देखने के लिए हम लोगों की भीड़ लग जाती। दीदी एक एक करके कभी कोई तालपत्र की पोथी, कभी पुरानी पोथी के ऊपर की चित्रित काठ की पाटी, कभी पुराने सिक्के निकाल निकाल कर हमारे हाथों पर रखती जाती
और उनका इतिहास सुनाती जाती। उस समय उनका चेहरा श्रद्धा से गदगद होता और उनकी छोटी छोटी नीली आंखें पानी से भरी होती। फिर धीरे से उनकी जेब से एक सफ़ेद बिल्ली का बच्चा निकलता, बिल्कुल सिकुड़ा हुआ। हम लोग इस मजाक से परिचित थे। दीदी को प्रसन्न करने के लिए हम में से कोई बड़ी उत्सुकता के साथ बिल्ली के उस बच्चे को इस प्रकार लेता मानो कोई हस्तलिखित पोथी ले रहा हो, और तब वह बिलौटा कूद जाता और हम लोग मानो अचकचा कर डर जाते। फिर दीदी इतना हंसती कि नूतन कुटीर की छत हिल जाती। दीदी के इस हर्षातिरेक का परिणाम यह होता कि यार लोग संग्रहित बहुमूल्य वस्तुओं में से कुछ को दबा जाते। मैंने कभी ऐसा अपकर्म नहीं किया, पर दीदी को पता भी नहीं चलता। कभी कभी दीदी जब ध्यानस्थ हो जाती तो उनका वली कुचित मुखमंडल बहुत ही आकर्षक होता। ऐसा जान पड़ता कि साक्षात सरस्वती आविर्भूत हुई हैं। उधम करते हुए छोकरे पास से निकल जाते, धूल उड़ाती हुई बैलगाड़ियां चली जाती, कुत्ते उछल कूद से शुरू कर लड़ाई झगड़े पर आमदा हो जाते, पर दीदी कर्पूर प्रतिमा की भांति निर्वाक, निश्चल, निस्पंद ही रहती। जब उनकी समाधि टूटती तब उनकी बातें सुनने लायक होती। अंतिम बार दीदी राजगृह से लौटी थी। उनके चेहरे से ऐसा जान पड़ता था कि बुद्धदेव से उनकी जरूर भेंट हुई होगी। मैं जब मिलने आया तो यद्यपि वे थकी हुई थीं, पर यह कहना न भूली कि उन्हें राजगृह में एक सियार मिल गया था। तो उन्हें देखकर 3 बार ठिठक ठिठक कर खड़ा हुआ, जैसे कुछ कहना चाहता हो। दीदी का विश्वास था कि वह बुद्धदेव का समसामयिक था और उसी युग की कोई बात कहना चाहता था, क्योंकि दीदी ने स्पष्ट ही उसके चेहरे पर एक निरीह करुण भाव देखा था। आहा, उस युग के सियार भी कैसे करुणावान होते हैं। मैं समझ गया कि दीदी को अगर छूट दी जाए तो उस श्रृंगार के संबंध में एक पुराण तैयार हो जाएगा। आहा, उस युग के सियार भी कैसे करुणावान होते हैं। मैं समझ गया कि दीदी को अगर छूट दी जाए तो उस श्रृंगार के संबंध में एक पुराण तैयार हो जाएगा और पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, दीदी आज विश्राम करो, सियार की बात कल होगी। दीदी ने भाव विह्वल होकर कहा, हाँ रे, थक गई हूँ, जा आज भाग जा, कल जरूर आना। देख, इस बार शोण नद के दोनों किनारों की पैदल यात्रा कर आई हूँ। मैं जैसे अचरज में आ गया। शोण नद? हाँ रे, शोण नद। कुछ मिला है दीदी? बहुत कुछ, कल आना। मैं 75 वर्ष की इस बुढ़िया के साहस और अध्यवसाय की बात सोचकर हैरान था। उस समय उठ गया। आहार के समय एक बार लौटकर फिर आया। सोचा इस समय दीदी को घर पर भोजन के लिए ले चलूं, पर देखा दीदी सामने मैदान में ध्यानस्थ बैठी हैं। आहा, चांदनी इसी को तो कहते हैं। सारा आकाश घने नील वर्ण के अछूत सरोवर की भांति एक दिगंत से दूसरे दिगंत तक फैला हुआ था। उसमें राजहंस की भांति चंद्रमा धीरे धीरे तैर रहा था। दूर कोने में 1-2 मेघ शिशु दिन भर के थके मांदे सोए हुए थे। नीचे से ऊपर तक केवल चांदनी ही चांदनी फैली थी और मैदान में दीदी निश्चल समाधि की अवस्था में बैठी थी। पास ही खड़ा एक छोटा सा खजूर वृक्ष सारी शून्यता को समता दे रहा था। मैं चुपचाप खिसक गया। दूसरे दिन मैं शाम को दीदी के स्थान पर पहुंचा। नौकर से मालूम हुआ कि उस रात को दीदी 2 बजे तक चुपचाप बैठी रहीं और फिर एकाएक अपनी टेबल पर आकर लिखने लगीं। रात भर लिखती रहीं और लिखने में ऐसी तन्मय थीं कि दूसरे दिन 8 बजे तक लालटेन बुझाए बिना लिखती ही रहीं। फिर
टेबल पर ही सिर रख कर लेट गईं और शाम के 3 बजे तक लेटी रहीं। फिर उन्होंने स्नान किया और अब चाय पीने जा रही हैं। चाय पीते पीते दीदी से बात करना बड़ा मनोरंजक होता था, सो मैंने अपना भाग्य सराहा। दीदी चाय पीने का आयोजन कर ही रही थी। मुझे देखकर बहुत प्रसन्न हुई और बोली, तुझे ही खोज रही थी। सोण यात्रा में उपलब्ध सामग्री का हिंदी रूपांतरण मैंने कर लिया है, तू इसे एक बार पढ़ तो भला। देख, मेरी हिंदी में जो गलती है उसे सुधार दे और आनंद से इसका अंग्रेजी में उल्था करा ले। ले भला, यह ले भला दीदी का स्नेह संभाषण था। जब वे अपने नातियों पर बहुत खुश होती तो उन्हें कुछ देते समय कहती जाती, ले भला। आज तक इस स्नेह वाक्य के साथ चाय और बिस्किट ही मिला करते थे, पर आज मिला कागज का एक बड़ा सा पुलिंदा। दीदी ने उसे देकर कहा कि यह उनकी 200 मील की पैदल यात्रा का सुपरिणाम है। फिर कहने लगी, तू इसे आज ही रात को ठीक कर ले और कल 5 बजे की गाड़ी से कलकत्ते जाकर टाइप करा ला। परसों मुझे इसकी कापियां मिल जानी चाहिए। मैंने सकचाते हुए कहा, दीदी कोई पांडुलिपि मिली है क्या? दीदी ने डांटते हुए कहा, एक बार पढ़ के तो देख, इसका रहस्य फिर पूछना। तू बड़ा आलसी है। देख रे, बड़े दुख की बात बता रही हूँ। पुरुष का जन्म पाया है, आलस छोड़कर काम कर। स्त्रियां चाहें भी तो आलसहीन होकर कहाँ काम कर सकती हैं। मेरे जीवन के वे दिन लज्जा और संकोच में ही निकल गए, जब काम करने की ताकत थी। अब वृद्धावस्था में न तो उतना उत्साह रह गया है और न शक्ति ही। तू बड़ा आलसी है, बाद में पछताएगा। पुरुष होकर इतना आलसी होना ठीक नहीं। तू समझता है यूरोप की स्त्रियां सब कुछ कर सकती हैं। गलत बात है। हम भी पराधीन हैं। समाज की पराधीनता जरूर कम है, पर प्रकृति की पराधीनता तो हटाई नहीं जा सकती। आज देखती हूँ कि जीवन के 68 वर्ष व्यर्थ ही बीत गए। मैंने देखा दीदी की आंखें गीली हो गई हैं और उनका पोपला मुख कुछ कहने के लिए व्याकुल है, पर बात निकल रही है जैसे शब्द ही न मिल रहे हों। न जाने किस अतीत में उनका चित्त धीरे धीरे डूब गया और मैं चुप बैठा रहा। उस दिन भी दीदी का चाय पीना नहीं हुआ। जब दीदी का ध्यान भंग हुआ तो उनकी आंखों से पानी की धारा झर रही थी और वे उसे पूछने का प्रयत्न भी नहीं कर रही थी। मैंने अनुभव किया कि दीदी किसी बीती हुई घटना का ताना बाना सुलझा रही है। उधर से ध्यान हटाने के लिए मैंने प्रश्न किया, दीदी आजकल शोण में नावें चलती हैं? दीदी ने मुस्कुरा दिया। उसका भाव था कि मैं समझ गई, तू मेरा ध्यान दूसरी ओर ले जाना चाहता है। फिर बोली, देख मैं यहाँ ज़्यादा नहीं ठहर सकती। इस अनुवाद को तू ज़रा ध्यान से पढ़ और कल कलकत्ते जाकर टाइप करा ला। 2-1 चित्र भी पुस्तक में देने होंगे। जा जल्दी कर। कागज़ों का पुलिंदा लेकर मैं घर आया। यद्यपि मेरी आंखें कमज़ोर हैं और रात को काम करना मेरे लिए कठिन है, फिर भी दीदी के कागज़ों को मैंने पढ़ना शुरू किया। शीर्षक के स्थान पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था, अथ बाणभट्ट की आत्मकथा लिख्यते। बाणभट्ट की आत्मकथा। तब तो दीदी को अमूल्य वस्तु हाथ लगी है। मैं ध्यान से सारी कथा पढ़ गया। मुझे अपार आनंद आ रहा था। इतने दिन बाद संस्कृत साहित्य में एक अनोखी चीज प्राप्त हुई है। रात यूं ही बीत गई। सवेरे मैं कलकत्ते को रवाना हो गया। वहाँ 1 सप्ताह रुकना पड़ा। लौट कर आया तो मालूम हुआ कि दीदी काशीवास करने चली गई है। किसी को कोई पता ठिकाना नहीं दे गई है। 2 साल तक वह कथा यूं ही पड़ी रही। एक दिन मैंने सोचा कि बाणभट्ट के ग्रंथों से मिलाकर देखा जाए कि कथा कितनी प्रामाणिक है। कथा में ऐसी बहुत सी बातें थीं जो उन पुस्तकों में नहीं है। इनके लिए मैंने समसामयिक पुस्तकों का आश्रय लिया और एक तरह से कथा को नए सिरे से संपादित किया।
आगे जो कथा दी हुई है वह दीदी का अनुवाद है और फुटनोट में जो पुस्तकों के हवाले दिए हुए हैं वे मेरे हैं। कथा ही असल में महत्वपूर्ण है, टिप्पणियाँ तो उसकी प्रामाणिकता की सबूत हैं। बहुत दिनों तक दीदी का कोई समाचार नहीं मिला। मैं अब उनके दर्शन की आशा छोड़ बैठा था। एक दिन अचानक मुगल सराय स्टेशन पर दीदी के दर्शन हो गए। वे गाड़ी बदल रही थीं और बहुत ही व्यस्त दिख रही थीं। मुझे देखकर वे ज़रा भी प्रसन्न नहीं हुई, केवल कुली को डांट कर कहती रहीं, संभाल के ले चल, तू बड़ा आलसी है। मैंने सोचा कुली भी आलसी है। फिर मैंने चिल्ला कर कहा, दीदी तुम क्या पहचानती भी नहीं? बाहर रे। दीदी रुक गई, बोली, देखो मैं बहुत दुखी हूँ, वह बिल्ली धोखा दे गई। मैंने कहा, क्यों, क्या हुआ? दीदी बोली, कमबख्त स्त्री निकली, देख न 5 बच्चे दिए हैं, मैं कहाँ तक संभालूं? मैंने बात काट कर कहा, दीदी वह आत्मकथा मेरे ही पास पड़ी है। दीदी गुस्से में थी, रुकी नहीं। गाड़ी में बैठकर उन्होंने एक कार्ड फेंक कर कहा, मैं देश जा रही हूँ, ले, मेरा पता है, ले भला। मैंने कार्ड संभाला और दीदी की गाड़ी चल दी। नीचे बाणभट्ट की आत्मकथा दे रहा हूँ। दीदी ने उसे प्रकाशित करने की आज्ञा दे दी है। ध्यान देने की बात यह है कि बाणभट्ट की अन्यान्य पुस्तकों की भांति यह आत्मकथा भी अपूर्ण है। कथामुख समाप्त। ये वीडियो आपको कैसा लगा? आशा है जरूर अच्छा लगा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय भी दीजिएगा। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूँ। मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो में नए धारावाहिक उपन्यास के साथ, इसी बाणभट्ट का अगला भाग लेकर। तो आज्ञा चाहता हूँ। धन्यवाद।